विटामिन डी कैल्शियम खुद बाय कर लेते हैं, चलो जी विटामिन डी डेफिशिएंसी है या हड्डियों में पेन है ले लेते हैं। तो जो सेल्फ मेडिकेशन का रोल है वो किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है? 99% ऑफ द टाइम पेशेंट अगर सिर्फ विटामिन या कैल्शियम ले रहा है वो गलत नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी हुआ है कि एक्सेसिव विटामिन D3 से मैंने अपने करियर में 2-3 पेशेंट्स देखा है जिनको पैनक्रियाज का इन्फ्लेमेशन हो गया था, उनको एडमिट होना पड़ा। People think that I am going to give a painkiller which is going to damage the kidney. I am going to give injection which is going to increase the weight. सबको लगता है वजन बढ़ जाएगा। रोबोट कितना ही एडवांसमेंट ले आओ, वो कभी भी ह्यूमनाइज्ड नहीं हो सकता है। क्या कंसेंट रोबोट लेता है? क्या पेशेंट की आंखों में आंखें डाल के उसके फैमिली की आंखों में क्या है, क्या वो रोबोट आंसर करता है? नहीं। रोबोट एक टूल है जो हमारे को गलती नहीं करने देता है। अगर हम अपने स्किल को साथ लेके इस दुनिया से चले जाते हैं तो हमने उस स्किल को वेस्ट किया। वी शुड हैव द करेज टू टीच जूनियर्स, लेकिन हम इतने इनसिक्योर हैं, हमें लगता है कि अगर वो मुझसे अच्छा हो गया तो मुझे रिप्लेस कर दो। आज इंडिया में हर तीसरा व्यक्ति जॉइंट पेन या स्पाइन प्रॉब्लम से जूझ रहा है, पर सवाल ये है कि क्या हम राइट ट्रीटमेंट ले रहे हैं? नमस्कार, मैं हूँ शालिनी जंगीरा कैनविन फाउंडेशन से, जहाँ हम मेडिकल कंफ्यूजन्स को क्लैरिटी में बदलने की कोशिश करते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है डॉक्टर हेमंत शर्मा, who is a renowned orthopedic expert. Dr. Sharma, who holds a rich experience of 26 years and is practicing with Maringo Asia Hospital, Gurugram, as a chairman to orthopedics, joint replacement and spine surgery. तो चलिए आज हम बात करते हैं myths, mistakes and orthopedic care की reality के बारे में। So Dr. Hemant, we welcome you here. Hi. ऐसा क्यों होता है कि किसी ना किसी को सबके नी रिप्लेसमेंट फेलियर केसेस तो ज़रूर पता होते हैं, पर उन लाखों केसेस के बारे में नहीं पता होता है जो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहे? पहली बात तो आप समझते हैं कि ऐसा कुछ भी इस दुनिया में नहीं है जो 100% सक्सेसफुल होता है। राइट। अगर आप लिटरेचर में भी देखेंगे तो द सक्सेस रेट ऑफ नी रिप्लेसमेंट इज 88-90%। इट्स नेवर 100%। ट्रू। इसका मतलब ये नहीं कि सर्जरी हैज गॉन रॉन्ग, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पेशेंट फैक्टर है, रिहैब फैक्टर है, सर्जन फैक्टर है, इम्प्लांट फैक्टर है। और वैसे भी इत्तेफाक से हमारा जो ब्रेन है ना, वो ऐसे भगवान ने वायर किया हुआ है कि जो ड्रामेटिक नेगेटिव स्टोरीज होती हैं उसे हम अक्सर याद रखते हैं, और जो लोग खुश होते हैं वो तो हम प्रिज्यूम करते हैं कि ये तो होना ही था, और हमें लगता है कि जो खराब है हम उसको याद करते हैं। और वैसे आप अपनी लाइफ में एग्जांपल ले लें, आपने 99 टाइम्स किसी की मदद करी है, वो तो याद नहीं रहेगा, मगर वो एक समय जब आपने नहीं करी, बिल्कुल सही कहा, तो जरूर याद रहेगा। राइट सर। आजकल के टाइम में जो नेक्स्ट जनरेशन के ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, उनको ट्रेन करने के लिए सिस्टम में क्या चेंज होना चाहिए? आपके हिसाब से क्या चेंजेस की ज़रूरत है अभी? आजकल के ऑर्थोपेडिक सर्जन्स मैं तो कहूँगा बहुत ही लकी हैं, क्योंकि हमारे ज़माने में ना तो वैसा AI था, ना टेक्नोलॉजी थी, ना रोबोटिक्स थे, ना कंप्यूटर्स थे, और आज की दुनिया फास्ट फॉरवर्ड दुनिया है। बिल्कुल। तो हम बिलीव करते हैं see one, do one and teach one। समय किसी के पास भी नहीं है। दूसरी बात, अब इतनी लैब्स बन चुकी हैं, आप साइमुलेशन लैब्स बोलते हैं, जहाँ पे आप कैडेवर्स पे, बोन मॉडल्स पे सर्जिकल स्किल्स वो हासिल कर सकते हैं जो हमें हासिल करने में बहुत समय लगा, क्योंकि द वॉल्यूम ऑफ पेशेंट्स नाउ इज मोर हु आर कमिंग फॉर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। दूसरी बात, मुझे लगता है कि हमारे जैसे और मुझसे भी जो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम अपने स्किल को साथ लेके ही इस दुनिया से चले जाते हैं तो हमने उस स्किल को वेस्ट किया है। वी शुड हैव द करेज टू टीच जूनियर्स, लेकिन हम इतने इनसिक्योर हैं, हमें लगता है कि अगर वो मुझसे अच्छा हो गया तो मुझे रिप्लेस कर देगा, जबकि हकीकत ये है कि हमें एक लेगेसी बनानी है, हमें एक ऐसे नए ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को बनाना है जो अपना बेस्ट वर्जन तो ज़रूर बने, अगर हमसे अच्छा नहीं बन सकते हैं। तो जो इनसिक्योरिटी इन मेडिसिन है, इसको हमें कहीं ना कहीं ओवरकम करना पड़ेगा, तभी नए जनरेशन के सर्जन्स हमसे और बेहतर, स्मार्ट बन सकते हैं। वेरी नाइस सर। अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए, जैसे आज AI है, आपने नेविगेशन बोला, रोबोटिक सर्जरी जो चल रही है,
तो क्या रोबोटिक सर्जरी कहीं आप लोगों की फील्ड में लाइक बात करें कि आपसे आगे या आपके एक्सपीरियंस आपकी जजमेंट को कंपेयर कर सकती है? पहली बात तो आपको ये जानना है कि रोबोटिक्स भी ह्यूमन बीइंग नहीं बनाए हैं। ये हमारी जजमेंट को एम्पलीफाई कर सकता है, पर हमारी जजमेंट को ओवरटेक नहीं कर सकता है रोबोटिक्स। ओके। रोबोट्स में कितना ही एडवांसमेंट ले आओ, वो कभी भी ह्यूमनाइज्ड नहीं हो सकता है। वो एक आर्टिफिशियल मशीन ही रहेगी। क्या कंसेंट रोबोट लेता है? क्या पेशेंट की आंखों में आंखें डाल के उसके फियर्स, उसके विम्स, फैंसीज, उसके फैमिली की आंखों में क्या है, क्या वो रोबोट आंसर करता है? नहीं। रोबोट एक टूल है जो हमारे को गलती नहीं करने देता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम ही डिसाइड करते हैं कि ये रोबोट का प्लान है, फिर भी मुझे इस पेशेंट के लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है। वहां पे हमारी ही क्लिनिकल जजमेंट है जो आगे आती है। और बहरहाल मैं सबको कहता हूं कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो एंड ऑफ द डे रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ना कि रोबोट की। Although it's a machine only, Yeah. and like you carry emotions, they do not. They do not carry emotions. Right. सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड जॉइंट कौन सा है? मुझे लगता है शोल्डर जॉइंट ही सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड है। अच्छा। देखने में बहुत शांत है, लेकिन आपको बिना बताए हल्की सी इंजरी से डिस्लोकेट हो जाता है। और अगर एक बार डिस्लोकेट हो जाए, बार बार डिस्लोकेट होता रहता है। Chances. हम इसको अक्सर इग्नोर कर देते हैं और हमें लगता है कि काम चल रहा है, पर वो अंदर ही अंदर आपके इंजरी और डैमेज को ज्यादा करते रहता है। ओके, यू मीन टू से अगर किसी को डिसलोकेशन हो गया है, टेक इट सीरियसली। टेक इट सीरियसली। सो यस, यू शुड नोट। ओके, मुझे ये पता है कि कौन सी एक आदत अपनी जॉइंट हेल्थ के लिए हमें छोड़नी चाहिए। ऑब्वियसली इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कम बैठिए, ज़्यादा चलिए और वज़न को कम रखिए। मैं सबको ये कहता हूँ कि अगर किसी प्रकार से हम अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि इस मेडिसिन में से 90% बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो फिजिकल हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट, वी नीड टू टेक केयर अबाउट इट। ऑलराइट, ओपीडी की बात करें, ओपीडी पेशेंट्स या ट्रॉमा कॉल्स, सबसे ज़्यादा पेशेंट्स की ज़रूरत कहाँ होती है? ऑफ कोर्स ट्रॉमा में, क्योंकि ट्रॉमा एक इमरजेंसी सिचुएशन है। वो लाइफ और लिम्ब सेविंग सिचुएशन है। या तो पेशेंट की लाइफ को खतरा होता है या लिम्ब को खतरा होता है। ओपीडी एक एंडलेस है, मरीज आते हैं, दिखाते हैं, उनके लिए वही सबसे ज़रूरी है। पर अगर कभी मुझे चूज करना पड़े कि वो ट्रॉमा के अंदर एक मरीज है, तो आई एम रियली सॉरी, मुझे पेशेंट्स को सॉरी बोल के निकलना पड़ता है और ट्रॉमा को पहले अटेंड करना पड़ता है। ओके, कौन सी एक ऐसी बात है जो ऑर्थोपेडिक सर्जन सुन सुनकर थक गया है या आप थक गए हैं? देखिए क्या है कि मैंने देखा कि जो पेशेंट्स है ना, वो एक स्टेप पीछे चलना चाहते हैं। Okay. जैसे कि किसी पेशेंट को मैं बोलता हूँ कि आपका दर्द दवाई से ठीक हो जाएगा, तो उन्हें लगता है कि दवाई नहीं, हम कोई चूरन खा लेंगे, कोई मसाज कर लेंगे। जब मैं पेशेंट को बोलता हूँ अब दवाई के अलावा आपको इंजेक्शन की ज़रूरत है, तो बोलते हैं डॉक्टर साहब अब हम दवाई खा लेते हैं। और जब बोलते हैं कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है, तो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब अब हम इंजेक्शन लगवा लेंगे। तो सब लोग एक एक स्टेप पीछे ही चलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो ऑयल है, चूरन है, जो भी हम मार्केट में देखते हैं, देखिए आपको उसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना पड़ेगा। अगर वो किसी चीज़ का क्योर होता तो मुझे लगता है कि जितने भी नी रिप्लेसमेंट्स और बड़ी बड़ी सर्जरीज हैं बंद हो चुकी होती बहुत पहले से ही। तो इससे हम क्या समझे, लाइक हर चीज़ का एक अपना कॉल होता है और उस कॉल को हमें लेना चाहिए। एब्सोल्युटली, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अगर उस समय आपको दवा की ज़रूरत है तो बोलता है डॉक्टर साहब इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। मैं उनको दिन में जब से वो उठे हैं 10 साइड इफ़ेक्ट उस खाने के गिना सकता हूँ जिन्होंने खाए होंगे और उन्हें पता भी नहीं होगा, समोसे, कचौरियाँ। लेकिन उनको लगता है कि जो दवाई मैं देने वाला हूँ शायद उसी से ही किडनी फेल होने वाली है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ओके, सो दैट मीन्स ट्रस्ट योर डॉक्टर, यू नो, डोंट बी योर ओन डॉक्टर। ऑलराइट, सो कौन सी एक ऐसी आदत है जो हमारी घुटनों की हेल्थ को खराब करती है? बीइंग ओवरवेट। That's the only thing. आप ये देखिए कि हर 1 kg वेट
आपके घुटनों पे 5 to 7 टाइम्स मल्टीप्लाई होके पड़ता है। अगर कोई पूछे ना कि मुझे नी खराब है, मुझे सर्जरी नहीं करना है, तो आई एम मोर देन हैप्पी, लेकिन उसको एक चीज का प्रॉमिस करना होगा कि उसको वेट कम करना पड़ेगा। अच्छा, कम वेट तो डैमेज नहीं ज्यादा देर चल सकते हैं। जाहिर सी बात है, कार के चारों टायर खराब हैं तो कम पैसेंजर बैठेंगे तो कार के टायर ज्यादा चल सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो इट्स ऑल द मेंटेनेंस कॉस्ट लाइक वी नीड टू पे, कि ओबेसिटी जिसको हम पहले कहते थे कि खाते पीते घर का है, वो अब खाते पीते का घर का नहीं है। अब आपको लाइक स्लिम ट्रिम अपन को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। जॉइंट हेल्थ के लिए सबसे इफेक्टिव लाइफस्टाइल चेंज क्या है? आई थिंक जैसे हमने बीच में बात अभी पहले करी, एक तो आपने वजन नहीं बढ़ने देना है। सेकेंडली, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो हम बैठे बैठे करते हैं वो कतई नहीं करनी है। अब हम ऐसे बैठे रहते हैं एक ही पोजीशन में। अक्सर पेशेंट्स कहते हैं हमारे घुटने में दर्द है, क्योंकि इस पोजीशन में हमारा जो नी कैप है वो कंटिन्यूअसली बोन के साथ प्रेशर में लॉक हो रहा है, और लोगों को लगता है हमारे घुटने खराब हो गए हैं, पर वो खराब नहीं होते हैं। इस मसल का फंक्शन है सीधा करना, Mobilize बेंड करना। अगर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे तो जाहिर सी बात है हमें तो दर्द होगा ही होगा। Okay. सेडेंट्री लाइफस्टाइल, वेट कंट्रोल मेरी राय में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं आपकी नी की हेल्थ के लिए। लेकिन ये तो एक आदत सी बन गई है, लाइक अभी हमने एक हटाया और दोबारा से ऐसे कर लिया। इन हैबिट्स से हमें कैसे बाहर आना है? तो छोटे छोटे ब्रेक्स लेने चाहिए। अगर हमारा काम बैठने का है तो हर 40 मिनट्स के बाद आप ब्रेक ले We need to सकते हैं। get up. Okay. मैं भी ओपीडी से उठता हूँ, दूसरे कमरे में चले जाता हूँ, प्लास्टर रूम में चले जाता हूँ, लेकिन कंटिन्यूअसली आई मेक श्योर कि मैं 30-40 मिनट से ज्यादा एक जगह ना बैठूं। ना बैठो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि लीव योर सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी। एटलीस्ट। एक आपके जरिए जो मैसेज आप देना चाहते हैं इम्पोर्टेंट, कि कौन सा एक ऐसा मिथ है जो आप हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं? मुझे लगता है कि सब लोगों को ऐसा फीलिंग है कि कैल्शियम और ऑयल हड्डियों की सब बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ओके। कि हम सोचते हैं कि अगर हम बढ़िया ऑयल लगा लेंगे दूसरी कंट्री का, विदेश का, या कैल्शियम खा लेंगे महंगी वाली, तो हमारी बोन्स खराब नहीं होंगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बोन्स के आसपास मसल्स हैं। जब तक हम मसल्स की स्ट्रेंथ को कायम रखेंगे, हेल्दी खाना खाएंगे, बोन्स को जो चाहिए, क्या चाहिए बोन्स को, कि वो काम करें, उन पे वेट पड़े, एक्टिवेशन इज तभी अच्छा वो रहेंगे, ना कि ऑयल या कैल्शियम से। तो जो आजकल हम बात करें, जो हमारे मार्केट्स में हर कोई कहते हैं कि लाइक मोर नॉलेज इज ऑल्सो पॉइजनस, तो हम लोग जो अपने आप को खुद अपग्रेड करके आए दिन विटामिन डी, कैल्शियम खुद बाय कर लेते हैं, चलो जी विटामिन डी डेफिशिएंसी है या हड्डियों में पेन है, ले लेते हैं। तो जो सेल्फ मेडिकेशन का रोल है वो किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, इसमें मैं कहूँगा कि 99% ऑफ द टाइम पेशेंट अगर सिर्फ विटामिन या कैल्शियम ले रहा है वो गलत नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि एक्सेसिव विटामिन D3 से मैंने अपने करियर में 2-3 पेशेंट्स देखा है जिनको पैनक्रियास का इन्फ्लेमेशन हो गया था, उनको एडमिट होना पड़ा। Okay. और ये तो अलग बात है, आजकल कुछ पेशेंट्स आते हैं, उनको दर्द हो रहा होता है कमर में, तो बोलते डॉक्टर साहब आपने 5 साल पहले देखा था, वो प्रिस्क्रिप्शन मिल गई तो हम वही जाके ले आए, लेकिन अभी फर्क नहीं पड़ा। तो आप 24 घंटे 48 घंटे सेल्फ मेडिकेट कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम आपकी परसिस्टेंट है, आपको उसके बारे में सोचना पड़ रहा है, तो आई थिंक वो फिर समय है कि आप बेटर डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। डॉक्टर हेमंत, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या मुश्किल होता है एक पेशेंट को कन्विंस करना या उसके रिलेटिव्स को, क्योंकि हर किसी की क्वेरी होती है? देखिए, इवेंचुअली तो दोनों को ही करना पड़ेगा, लेकिन पेशेंट को दर्द होता है और रिलेटिव्स को डर होता है, क्योंकि उन्होंने आस पड़ोस में जरूर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सुना होता है या देखा होता है कि किसी पेशेंट की सर्जरी में वो 100% रिजल्ट्स नहीं आ सके। ओके। सो इसमें ऑब्वियसली पेशेंट की ऑटोनॉमी है, उनके डिसीजन को तो रिस्पेक्ट करना ही है, लेकिन हमारा कंट्री में जिस हिसाब से हम रहते हैं, जॉइंट फैमिलीज के साथ केयर करने वाले रिलेटिव्स ही हैं, तो आप उनके अगेंस्ट नहीं कर सकते हैं कुछ। तो आपको पेशेंट के फियर्स, विम्स, उनके कंसर्न्स, रिलेटिव्स के सबको एड्रेस करना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट तैयार हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए, मगर रिलेटिव तैयार नहीं है
फॉर वट एवर रीजन, किसी की छुट्टी नहीं है या उनको लगता है कि नहीं ये ठीक हो ही नहीं सकता। They have the more fear to look after, like Yes. the surgery, तो they are more बिल्कुल। concerned. मतलब दोनों केसेस में काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। दोनों को ही करना पड़ेगा। ओके क्या आपके करियर में कभी ऐसा हुआ है किसी ने आके बोला कि डॉक्टर साहब घुटने खराब है, इंजेक्शन से सही हो जाएंगे क्या? ये तो हर रोज ही होता है। अच्छा। एब्सोल्युटली। और मैंने आपको बोला ना कि जब हम सर्जरी एडवाइस मैं या कोई और कर चुका होता है तो पेशेंट को इंजेक्शन चाहिए होता है, और इंजेक्शन जब एडवाइस करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है। ओके तो ये तो हमेशा ही होता है, उनको लगता है कि इंजेक्शन से नुकसान हो जाएगा। तो सबको ही कहता हूँ कि आप मुझे पहली बार मिल रहे हैं, ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं जो ट्रीटमेंट दूंगा उससे आपको नुकसान होगा। अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो मेरी तो ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस खराब हो जाएगी ना। सो व्हाई डू पीपल थिंक दैट आई एम गोइंग टू गिव पेन किलर विच इज गोइंग टू डैमेज द किडनी, आई एम गोइंग टू गिव इंजेक्शन विच इज गोइंग टू इंक्रीज द वेट। सबको लगता है वजन बढ़ जाएगा, उससे वजन नहीं बढ़ता, वजन खाने से बढ़ता है, वजन सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बढ़ता है। ओके आजकल एक नई ट्रीटमेंट का भी चलन चल रहा है। जब घुटनों में दर्द होती है और आपके पास एक एज कॉल होती है कि बिफोर यू टर्न 40s there's a procedure called PRP in the market, तो उसका सक्सेस रेट कितना है? ब्लाइंडली ब्लंटली उसका एक नंबर देना इज वेरी डिफिकल्ट। पीआरपी में बेसिकली हम आपके प्लेटलेट्स को लेते और उसको प्यूरिफाई करके डिफरेंट मेथड से इंजेक्ट कर देते हैं ताकि वो आपके जॉइंट की स्वेलिंग को कम करे। अब आपके पास 4 प्रकार के मरीज हैं। एक जिसका बिल्कुल नहीं खराब है, ऑब्वियसली उसमें तो प्लेटलेट काम नहीं करेगा। ओके जिस पेशेंट को प्लेटलेट की जरूरत है वो होते हैं जिनको बहुत अर्ली आर्थराइटिस। ओके और ये ज्यादा काम टेंडिनाइटिस में करता है, जैसे टेनिस एल्बो हो जाए किसी को, गोल्फर्स एल्बो हो जाए, अच्छा टेंडिनाइटिस हो जाए। तो बहुत सारे लोग आते हैं इसलिए कि उनको सर्जरी नहीं कराना है और वो कहते हैं वी आर रेडी टू बेयर द एक्सपेंसेस, आप हमारे को प्लेटलेट लगा दें। ओके पर मैं जनरली इनको मना कर देता हूँ क्योंकि एक अच्छे प्रोसीजर को बुरा नाम सिर्फ इसलिए मिलने वाला है क्योंकि मैंने गलत इंडिकेशन में इस्तेमाल किया है। ओके सो ये अभी भी रिसर्च का विषय है, हर चीज में प्लेटलेट्स नहीं काम करते हैं। ओके अर्ली स्टेजेस में इट कैन हेल्प बट इट विल नॉट क्योर द डिजीज। हमने कई बार सुना है कि फिजियोथेरेपी और एक ऑर्थोपेडिक फील्ड साथ साथ में चलती है, बट फिर भी मार्केट में ये भी है कि हम ऑर्थोपेडिशियन के पास गए, हमने ऑर्थोपेडिक की दवाई तो ले ली, सर्जरी भी करा ली, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम्स वी इग्नोर फिजियोथेरेपी। सो यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि क्या ऑर्थोपेडिक एंड फिजियो साथ साथ चलना ज़रूरी है या दे डिफर? बिल्कुल इनका साथ साथ चलना जरूरी है। ये गाड़ी के 2 चक्के की तरह है। जैसे कि लोगों को जब हम लिखते हैं कि सर्जरी हो गया अब आपको रिहैब करना है तो वो समझते हैं कि रिहैब का मतलब सिर्फ फिजियो है। ये गलत है। रिहैब में न्यूट्रिशन भी आता है, रिहैब में ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी आता है, रिहैब में आपकी साइकोलॉजिकल थेरेपी भी आता है। और मेरा काम एक अच्छी सॉफ्ट टिश्यूज की रिस्पेक्ट करते हुए ऑपरेशन करना है, लेकिन फिजियो आपकी मोबिलिटी इंप्रूव करता है। ओके और कॉम्प्रिहेंसिव रिहैब आपको बैक टू नॉर्मल लाइफ लेके आता है। अगर केवल सर्जरी करूंगा वो बैक टू नॉर्मल लाइफ नहीं आएगा, आपको फिजियो भी करनी पड़ेगी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, न्यूट्रिशन, हर चीज का ख्याल रखते हुए तभी आप नॉर्मल इंसान की तरह हो सकते हैं। 100% both roles are important to- Absolutely. इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो व्यूअर्स कि एक ऑर्थोपेडिक्स के साथ एक फिजियो फील्ड जो है ऑक्यूपेशन थेरेपी से, वॉट एवर योर डॉक्टर सेज दे आर कनेक्टेड, वी शुड गो फॉर इट, डोंट बी योर ओन डॉक्टर। डॉक्टर हेमंत, क्या आप किसी का एक्सरे देख के उसके घुटनों की एज पता कर सकते हैं? देखिए जब मैंने ट्रेनिंग करी थी तो जरूर पता कर सकता था क्योंकि घुटनों की प्रॉब्लम ओल्ड लोगों में होती थी। अब डेमोग्राफिक्स, ज्योग्राफी बदल रही है, अब यंग लोग भी खराब घुटने लेके आ रहे हैं। ट्रू। तो पहले हम किसी का एक्सरे देखते थे तो गैस कर सकते थे कि ये 60s में होगा, 70s में होगा, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं 35 के भी खराब घुटने का एक्सरे लेके आते हैं। सो आई थिंक अब ये ट्रू नहीं बैठता मेरी प्रैक्टिस में। यस, बहुत बार ऐसे लोग हैं जो एज 80 इयर्स की होगी और एक्सरे बिल्कुल 30 इयर्स जैसे होंगे। अच्छा। और ऐसे भी लोग हैं जिनकी एज केवल 40-50s में है और एक्सरे देख के लगता है कि ये तो 80-90 इयर्स जैसे घुटने हैं। ओके। It's only क्या because- रीजन इसके रिस्पॉन्सिबल है कि एक
यंग पर्सन इज लुकिंग लाइक अ एज फैक्टर, और जो जिसका एज होना चाहिए उनका एज नहीं है इन केस ऑफ। तो आज की डेट में जो 80 इयर्स का है उसने जो लाइफस्टाइल जिया है वो आज का 40-50 इयर्स वाला नहीं जीता। वेरी ट्रू। उसने मेहनत करी है, वो लोगन खाना ज्यादा साफ था, चलना अच्छा था, लोग पैदल साइकिल इन चीजों पे ट्रैवल करते थे। अब हम हमेशा गाड़ियों में चलते हैं, हमारे पास वॉकिंग की जगह ही नहीं बची है, इतनी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रखी है, साफ हवा नहीं है, साफ खाना नहीं है। तो इसका मतलब है कि आज तो इस चीज़ का भी डर लगता है कि अगर डॉक्टर के पास एक्सरे लेके जाएंगे तो वैसे हम एज बताए ना बताए, वैसे वो एज बता ही देगा कि तुम्हारी हड्डियों की एज तो हो चुकी है जी, हड्डियों की एज खराब हो चुकी है। ऑल राइट। जनरली जो है बोन्स की एज जो होती है डॉक्टर हेमंत, उसका जो जजमेंट है कि वो एज से पहले ही हम एज हो जाते हैं, क्योंकि बोन्स की एक एज होती है डिटोरेशन की। पहले वो 50+ लाइक होता था और अब पहले ही होने वाली है। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा डाइटरी फिजिकल लाइफ जो है वही रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स है, कुछ और नहीं। देखिए, आपके जॉइंट्स दो कारण से खराब हो सकते हैं। एक तो नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है, हर मशीनरी है हमारी ह्यूमन बॉडी, हर चीज को ओल्ड तो होना ही है। और एक अनफॉर्चुनेटली किसी का एक्सीडेंट की वजह से जॉइंट खराब हो गया। ओके। कुछ लोगों को ऐसी आर्थराइटिस होती है जो पैदा होने वाले बच्चे को हो जाती है। अच्छा। तो ऐसे भी कुछ पेशेंट्स हैं जो 8 साल में इतने खराब जॉइंट्स हैं जो शायद हम 80 साल में भी नहीं देखते। सो अगर आपको कोई ऐसी मेडिकल डिजीज नहीं है तो और आप अपने बॉडी का वेट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल ना होने दें, तो मुझे लगता है कि आपके घुटने टिल द टाइम यू आर लिविंग आपका साथ देंगे। माय ग्रैंडफादर पास्ड अवे एट 99, उनको घुटनों की प्रॉब्लम तो नहीं थी। Same was with my dad also. He crossed at like 92 and he was perfectly fine. Nothing कुछ कोई किसी तरह का फैक्टर ही नहीं था उनके अंदर। बट अगेन इट्स अ फैक्टर कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि फिजिकल हेल्थ, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अपनी ओबेसिटी, खान पान, सभी चीज़ें फैक्टर पॉसिबल है। कई बार आपको कई केसेस फेस करने पड़ते होंगे, कॉम्प्लेक्स केसेस जहाँ पे लाइफ एंड डेथ का एक डिसीजन लेना होता है, तो उन केसेस में आप कैसे डील करते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एथिकल प्रिंसिपल ऑफ मेडिसिन हमें ये सिखाता है कि डू नो हार्म। अगर मुझे लगता है कि माय ट्रीटमेंट इज गोइंग टू बी वर्स देन द डिजीज, ओके, तो हम उसको ट्रीटमेंट ऑफर नहीं करते। जब कभी कोई भी डॉक्टर किसी भी स्पेशलिटी का ऐसी स्थिति में आ जाए तो उसको 4 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स पे जाना चाहिए। नंबर 1, पेशेंट की बात की रिस्पेक्ट करो, उसकी ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करो। कोई फर्क नहीं पड़ता इसको ऑपरेशन की जरूरत है, मगर अगर पेशेंट कह रहा है मुझे नहीं चाहिए तो नहीं करना है। ओके। तो हमें पेशेंट की ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करना है। नंबर 2, ऑलवेज वर्क इन द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट। नंबर 3, नॉन मैलिफिशंस, डू नो हार्म। ऐसा कुछ नहीं करो कि इसको आपकी ट्रीटमेंट से और नुकसान हो जाए। एंड नंबर 4 इज जस्टिस। आप किसी भी ट्रीटमेंट को किसी की पॉकेट देख के, किसी की औहदा देख के, किसी की ज्योग्राफिकल एरिया देख के, कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन देख के नहीं टेलर कर सकते। जो ट्रीटमेंट मैं अपने आप को, अपने फादर को ऑफर करने वाला हूं, वही ट्रीटमेंट मुझे गरीब हो, अमीर हो, वीआईपी हो, सेलिब्रिटी हो, उसको ऑफर करना है। वेरी नाइस, वेरी गुड थॉट्स आर यू शेयर्ड। आई थिंक हमारे व्यूअर्स की एक आई ओपनर एपिसोड है ये, कि जहाँ डॉक्टर हेमंत सो सिंपलिस्टिक, सो नॉलेजफुल, यू आर शेयरिंग योर नॉलेज एंड इतनी क्लैरिटी आप इतने सिंपल तरीके से गाइडलाइंस दे रहे हैं। वेरी नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड। क्या गाइडलाइंस, क्या सिंपल मैसेज आज आप देना चाहते हैं व्यूअर्स को हमारे माध्यम से? लिव योर लाइफ एवरी डे। आई डोंट थिंक सो हम लोग ये सोच के कुछ भी प्लानिंग करते हैं कि आज से 30 साल बाद इसका कितना रिटर्न होने वाला है। आई थिंक यू हैव टू लिव एवरी डे। यू हैव टू कीप योर सेल्फ फिट एंड हेल्दी, बिकॉज बॉडी इज द ओनली थिंग दैट बिलोंग्स टू मी। इसकी सफरिंग भी मेरी है, मेरे घर वाले मेरी मदद कर सकते हैं, पर सफर तो मुझे अकेले को ही करना है। बिल्कुल। आपकी बॉडी का ख्याल रखेंगे, वो ज्यादा देर चलने वाली है।
आपका एक्सपेंसिव बैग, ब्रांडेड बैग उतनी देर नहीं चलने वाला है। अल्टीमेटली इट इज योर बॉडी ओनली। एब्सोल्युटली। और अब साइंस ने प्रूव कर दिया है कि दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपकी लाइफ की प्रेडिक्टेबिलिटी कर सकते हैं कि कितने साल जीने वाले हैं। नंबर 1 इज द स्ट्रेंथ, ग्रिप स्ट्रेंथ। तो इसीलिए कहते हैं कि आप मसल स्ट्रेंथ को कभी ना छोड़ें। नंबर 2, आपके हार्ट रेट की वेरिएशन कितना ऊपर जा सकता है, कितना रेस्टिंग हार्ट रेट है, इसको टेक्निकल टर्म में VO2 मैक्स कहते हैं। Okay. अगर VO2 मैक्स ज्यादा है तो आपकी हार्ट जो है, आपका हार्ट है वो ज्यादा अरसे तक आपका साथ देने वाला है। तो स्ट्रेंथ, अपना कार्डियक फिटनेस, लाइफस्टाइल, कहना बहुत आसान है पर हम इस दुनिया में आए हैं तो सब कुछ अच्छा अच्छा खाने तो नहीं आए हैं। हमारा भी मन करता है कि टेढ़ा मेढ़ा खाया जाए, बट एंड ऑफ द डे You have to manage. you have to manage and keep a balance. Very nice, Dr. Hemant. It was a wonderful session. I think आपने इतनी सिंपल और इतने क्लियर तरीके से अपनी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन दी है, जिसके लिए कैनन फाउंडेशन आपका दिल से धन्यवाद करता है। Thank you. एंड एक सिंपल सा मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए भी है कि पेन को इग्नोर ना करें। सो यू हैव टू टेक अबाउट योर हेल्थ बिफोर इट्स लेट। तो राइट टाइम पे एक राइट ट्रीटमेंट ले लिया जाए तो हमेशा बेटर रहता है, इसलिए पेन को इग्नोर ना करें। और जैसे डॉक्टर हेमंत ने बताया, डोंट लीव सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मेंटेन योर हेल्थ, अच्छा खाएं, समय पे खाएं, संतुलित खाएं और स्वस्थ रहें और मस्त रहें। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू सून।